हे गाइस, फिर से हम आ चुके थे अनवेस्ट फाड़ हाउस जस्ट टू फॉर्म एपिसोड 29 के साथ। तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें साउथ रीजन को दिखाया था, फिर वहीं पे हमें एक बुढ़े को दिखाया था जो कह रहा होता कि बकवास बातें, हमारे ये साउथ रीजन ईस्टर्न रीजन के जैसा नहीं है। एक सेज स्टेज के कल्टीवेटर आके हमसे कहे कि सबमिट करने के लिए, तो क्या हम सबमिट कर देंगे। और फिर हमें दिखाया था कि वो बुढ़ा अपनी पावर की मदद से इकिंग के फादर को बांध के रखा होता है। फिर इकिंग के फादर अपनी कुदाल की मदद से उस जंजीरों को तोड़ देता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि ये हमारे एक्सपर्ट का ऑर्डर है, अगर आप ये ऑर्डर नहीं मानते तो आगे जाके आप सभी का हाल बहुत बुरा होने वाला है। उस बुढ़े का सबऑर्डिनेट इकिंग के फादर के अटैक को रोकते हुए कहता है कि तुम उस स्टैचू यानी ग्रेट एम्पायर के बारे में बात कर रहे हो, क्या वो इंसान ग्रेट एम्पायर का टाइटल पाने का यज्ञ है। उस लड़के की ये बातें सुन के इकिंग के फादर कहते कि बेवकूफ कहीं के, अगर मास्टर नहीं होते तो तुम क्या कभी सेंट रिलम पे ब्रेक थ्रू कर पाते। ये बातें सुन के वो लड़का कहते कि हमने सेंट रिलम पे ब्रेक थ्रू किया सिर्फ अपनी कड़ी मेहनत की वजह से, और आप कह रहे हैं कि हमें एक्सपर्ट ने मदद किया है। इकिंग के फादर कहते कि हेवन और अर्थ बदल चुका है, और क्या आप लोगों को महसूस नहीं हो रहा है कि इतना स्पिरिचुअल एनर्जी कहाँ से आ रहा है। इस सब कुछ का कारण हमारा मास्टर है। मास्टर ने ग्रेट दाओ साल्वेशन का सील तोड़ दिया है, और जिसके कारण आप सभी के जैसे अनग्रेटफुल लोग सेंट रिलम पे ब्रेक थ्रू कर पा रहे हैं। ये सब कुछ बातें सुन के वो लड़का एक अटैक बनाते हुए कहते कि मजाक करना बंद करो, एक एम्पायर रिलम का इंसान हेवन के कानून को कैसे तोड़ सकता है। फिर वो तीनों अपना पावर कंबाइन करके इकिंग के फादर के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तुम सिर्फ एक सेज स्टेज की छोटा सा कल्टीवेटर हो, और तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ यहाँ पे आके भौंकने का, और क्या तुम अभी भी खुद को मार्शल आर्टिस्ट कहते हो। हम देखते हैं कि उन तीनों के कंबाइन पावर की वजह से इकिंग के फादर सीधा आके नीचे धड़ाम से गिरता है। इकिंग के फादर उन तीनों के अटैक की वजह से थोड़ा घायल हो गया होता है, और वो जमीन पे बैठा रहता है, और वो कह रहा था कि मैं अभी भी कह रहा हूँ सबमिट कर दो। हम सभी का मास्टर लेजेंड के हिसाब से फॉर्मिडल लैंड अर्थ से आया हुआ है, और ये हेवनली दाओ मास्टर के हिसाब से खेलने जैसा है। और इधर इकिंग के फादर की ये बातें सुन के उन तीनों में से एक बंदा कहते कि उस बुड्ढे का फाइटिंग की वजह से लगता है उसके सिर पे चोट लग गया है, इसलिए कुछ भी बक रहा है। उन तीनों में से दूसरा वाला बंदा कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो जल्दी से उसे मार देते हैं। और फिर हम ईस्टर्न रीजन में जाते हैं, और फिर हम देखते हैं कि वो ग्रेट एम्पायर कौन है। और तभी अचानक से उन तीनों के पीछे एक पोर्टल ओपन होता है, और हमें दिखाया था कि उस पोर्टल के अंदर से किंगू बाहर आता है, और वो कह रहा था कि हाँ देख के ऐसा लग रहा है कि 3 चूहों को हिम्मत हो गया एक्सपर्ट के खिलाफ बातें करने का। जो भी एक्सपर्ट को डिसरिस्पेक्ट करेगा वो मरेगा। और फिर किंगू बिजली के रफ्तार से तीनों को एक साथ अटैक करते हुए आगे निकल जाता है। किंगू उसके फादर के पास नीचे उतर आता है, वहीं पे उसके फादर कह रहा होता है कि किंगू तुम यहाँ पे क्यों आए हो, क्या एक्सपर्ट ने हमें कुछ ऑर्डर दिया है। ये सुन के किंगू कहते कि नहीं, मैं आपसे यहाँ पे आया हूँ कुछ पूछने के लिए। फिर किंगू कहते कि वैसे मिस्टर चैन और मैं तो रिलेशनशिप पे हूँ, पर वो जीनाना को कंट्री कंट्रोल करने का अपॉर्चुनिटी क्यों दिया। किंगू की ये बातें सुनकर उसके फादर कहते हैं कि जीनाना को ऑलरेडी पता है कि कैसे एक देश को चलाया जाता है, और ये नेचुरल है कि उसको ये टास्क मिलना ही था। और हाँ, छोटी छोटी बातों पे दुखी मत हो और अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखो। फिर इकिंग के फादर एक किताब निकालते हुए कहता है कि अब से तुम्हारा पहचान एक्सपर्ट का गर्लफ्रेंड है, तो तुम्हें गर्लफ्रेंड का ड्यूटी निभाना होगा, और ये किताब मेरे फादर ने ढूंढा था, जल्दी से उसे ले जाओ और पढ़ो। किंगू उस किताब को ले लेता है, और वो कहता है कि अब मैं समझ गया फादर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीन सीट होता है, हमें एक जंगल का सीन दिखाता है, वहीं पे 2 क्यूनियन को हमें दिखाया है, और 2 एक जैसे दिखने वाले बीस्ट को दिखाया है। और वहीं पे असली क्यूनियन कह रहा होता है कि अब समझा, इस डार्क रिलम का सबसे डरावना चीज ये है कि तुम खुद का क्लोन बना सकते हो। और फिर क्यूनियन उन दोनों बीस्ट में से एक बीस्ट को कह रहा होता है कि अगर तुम इस डार्क फैंटेसी रिलम से निकलना चाहते हो तो तुम्हारे उस क्लोन को बर्बाद करना होगा। और इधर क्यूनियन की ये बातें सुन के जो असली बीस्ट रहता है वो कह रहा था कि मुझे खुद से ही फाइट करना होगा, मैं तो थक कर मर जाऊंगा। क्यूनियन आगे आते हुए कहता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो करो। और ये सुन के वो बीस्ट कहते हैं कि डिमन लेडी, क्या तुम कह रहे हो कि खुद से फाइट करने के लिए? अगर तुम्हारा क्लोन मेरे साथ फाइट करने के लिए आता है तो मैं क्या करूंगा। क्यूनियन उस बीस्ट के पीठ पे चढ़ के उसको पीछे धकालते हुए कहते हैं कि बुद्धू कहीं के अपने जगह को बदलो। और फिर असली बीस्ट के साथ उसका क्लोन का फाइट होने लगता है, और इधर क्यूनियन के साथ क्यूनियन के क्लोन का घमासान फाइट होने लगता है। और वहीं पे फाइट की वजह से असली बीस्ट और असली क्यूनियन हाफने लगता है। और वहीं पे वो बीस्ट क्यूनियन को कह रहा था कि तुमने कहा था ना कि तुम्हारा वो एक्सपर्ट तुम्हें बचाने के लिए आएगा, वो अभी तक आया क्यों नहीं। उस बीस्ट की ये बातें सुन के क्यूनियन कहता है कि तुम एक स्पिरिचुअल बीस्ट हो, तुम्हारे पास कोई इज्जत है कि नहीं, तुम कैसे किसी का इंतजार कर सकते हो, और वो तुम्हें बचाने के लिए आएगा। क्यूनियन उस बीस्ट को ये सब बातें कह तो रहा था, पर वो मन में सोच रहा होता है कि मास्टर हमेशा मेरे ऊपर उदासीन रहा है, क्या मास्टर सच में मुझे बचाने के लिए आएगा। और तभी अचानक से वहीं पे कोई गाना गाने लगता है,
और जिस गाने की वजह से उन दोनों का जो क्लोन होता है वो गायब होने लगता है। और वहीं पे उस बीस्ट का क्लोन कह रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, मेरा शरीर गायब हो रहा है। और वहीं पे क्यूनियन का क्लोन कह रहा होता है कि नहीं, ये नामुमकिन है। और वहीं पे हमें गाने के लिरिक्स को दिखाया था जो कुछ इस तरह से होता है। उत्तर में सुंदर महिला है जो असाधारण रूप से स्वतंत्र है, उसके लोगों के शहर और उसके लोगों का देश पर एक नजर डालना। निंगजुआ क्षेत्र शहर के राष्ट्रों से अनजान है जहाँ खूबसूरत महिलाओं का आना मुश्किल है। ये लिरिक्स सुनने के बाद क्यूनियन कह रहा होता है कि ये एक्सपर्ट जरूर क्यून बजा रहा है, एक्सपर्ट मेरे लिए एक्शन लिया है। और इधर वो बीस्ट कह रहा था कि कितना अद्भुत ट्यून है। इस ट्यून को सुनने के बाद मेरा सारा इंजरी हिल हो गया। क्यूनियन अचानक से शर्माते हुए मनी मन में सोच रहा होता है कि देख के ऐसा लग रहा है कि एक्सपर्ट उसके दिल में मेरे लिए जगह रखा है। और इधर वो बीस्ट क्यूनियन को देख के मनी मन में कह रहा होता है कि सिट, इस डीमन लेडी ने जिस एक्सपर्ट के बारे में बताया था वो सच हो गया। फिर अचानक से वो बीस्ट क्यूनियन के सामने घुटने टेक देता है और फिर वो कहता है कि मिस प्लीज आप मुझे एक अमृत दीजिए ना, मैं जब भी इंजरी हिल हो जाएगा तो हम एक साथ एक्सपर्ट को देखने जाएंगे। उस बीस्ट की ये बातें सुन के क्यूनियन उसके तरफ एक प्याज का टुकड़ा फेंकते हुए कहते कि च ये लो, और तुम खुद को एक अभिमानी स्पिरिचुअल वेस्ट कहते और तुम ऐसे नीच अभिनय कर रहे हो। और इधर वो बीस्ट प्याज को पाने के बाद कहते कि होली सेट, एक रॉयल ग्रेड के अनियन हर्ब। फिर वो प्याज को खाते हुए कहते कि एंशिएंट क्यूलिन वेस्ट का मैं दूर का रिश्तेदार हूँ और मेरे पास कोई भी स्टेटस नहीं है, और ये तो कोइंसिडेंस है कि मेरे मार्डियन को मैं जगा चुका हूँ और इसलिए मेरा जिंदा रहना या मरना तुम पर निर्भर था, जिससे तुम मुझे नीच समझने लगे थे। ये सब बातें सुन के क्यूनियन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे माफ करना है ये सब बातें कहने के लिए। और ये सुन के वो बीस्ट कहते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस मुझे वो अमृत देने के लिए, मेरा इंजरी पूरा हिल हो चुका है, चलिए एक्सपर्ट के पास चलते हैं। और इधर क्यूनियन उस बीस्ट को इतना जल्दबाजी में देख के कह रहा होता है कि इतना जल्दी की क्या बात है, धीरे चलो। सीन शिफ्ट होता है चेनफेन को दिखाया था जो क्यून बजा रहा होता है और वो वही गाना गा रहा होता है जो क्यूनियन ने सुना था। और वहीं पे अचानक से वो मार्मेड प्रिंसेस आ जाता है और वो कह रहा था कि मिस्टर चैन। और इधर मार्मेड प्रिंसेस को यहाँ पे देख के चैनपेन कह रहा होता कि ध्यानचैन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या आपका इंजरी हिल हो गया। ये बातें सुन के मार्मेड प्रिंसेस कहता है कि मिस्टर चैन आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ध्यान रखने के लिए, अब मेरा इंजरी पूरी तरीके से हिल हो गया है। और असल में मैं यहाँ पे आया था आपसे कुछ पूछने के लिए। वो बात यह है कि आपने जो पोएट्री किया था उसका जो लिरिक्स था फास्ट लव, क्या ये लवर के बारे में था। और इधर प्रिंसेस की ये बातें सुन के चैनपेन मनी मन में कह रहा होता है कि यहाँ पे कोई मूवी चल रहा है क्या, वो मेरे ऊपर मोहित नहीं हुआ है ना, एक हैंडसम हीरो जिसने उसे बचाया और अब वो तैयार हो गया उसका शरीर देने के लिए, क्या कुछ इस तरह का सीन होने वाला है यहाँ पे। फिर चेनफिन अपने चाय के प्याले को अपने हाथ पे लेते हुए कहता है कि आपने इस तरह से सोचे ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, पर असल में इस पोएम को जिसने लिखा है उसका नाम जिंग युआशंग है और वो पोएम की मदद से कहना चाहता था कि उसके खोए हुए सिस्टर को वो कितना ज्यादा मिस करता है। और इधर चेनफिन मनी मन में कह रहा होता है कि अगर किंग को ये सब बातें पता चला वो मुझे मार देगा। और इधर ये सब बातें सुन के प्रिंसेस कह रहा होता है कि ओ अच्छा तो ऐसी बात है। और इधर प्रिंसेस मनी मन में कह रहा होता है कि उस पोएम के मदद से जिस प्यार के बारे में बात कर रहा था वो एक पुरुष और महिला के बीच में प्यार नहीं, वो दोनों भाई बहन के प्यार के बारे में बात कर रहा था। फिर प्रिंसेस कहता है कि मिस्टर चैन असल में मैं हमेशा चाहता था कि मेरा एक बिग ब्रदर रहे, तो क्या आप मेरा बिग ब्रदर बनना चाहेंगे। और इधर प्रिंसेस की बातें सुन के चैनफिन कहता है कि और उसके मुंह से जितना सारा चाय था वो सभी निकल जाता है। चेनफिन अपनी रुमाल से मुंह पोंछते हुए कहता है कि त्यानजियन वैसे तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, पर भाई बहन बनना ये बहुत बड़ी बात है, पर तुम्हें जरूर सावधान रहना होगा। चेनफिन की ये बातें सुन के प्रिंसेस कहते हैं कि हाँ मिस्टर चेन ने एकदम सही कहा, पहले मैं मेरे घर पे वापस जाता हूँ और फिर मेरे फैमिली को पूछूंगा मेरे और आपके ब्रदर और सिस्टर बनने के बारे में, वो लोग जरूर मेरे डिसीजन पे सपोर्ट करेंगे। फिर प्रिंसेस वहां से जाते हुए चेनफिन को कहता है कि अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ। और ये देख के चेनफिन मनी मन में कह रहा था कि उफ चलो भूल जाओ, जब तक वो उसके शरीर को लेके कुछ नहीं करता तब तक ठीक है। तभी अचानक से भाई पे चेनफिन का नजर खिड़की के बाहर जाता है और उसको कुछ स्मेल आता है और वो कह रहा था कि हाँ कोई खाना बना रहा है। सीन शिफ्ट होता में एम्प्रेस जिन आना को दिखाया था जो एकदम परफेक्ट वाइफ की तरह खाना बना रहा होता है और अपने ही धुन में गाना गा रहा होता है और तभी अचानक से जिनाना के पीछे चिनफिन आ जाता है और वो कहते हैं कि मिस जिंगर अब वापस क्यों लौट आए। चिनफिन की ये बातें सुन के एम्प्रेस कहता है कि पिछली बार जब मैंने आपके लिए खाना बनाया था तब से मैं दिन रात सोच रहा हूँ, और वैसे आपके बिना परमिशन पे यहाँ पे आने के लिए क्या आप गुस्सा है। ये बातें सुन के चिनफिन कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो आप स्मार्ट और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, ये कहना बेहतर होगा कि मैं आपको और भी ज्यादा पसंद करने लगा हूँ। ओह आपका नेम स्किल तो बहुत अच्छा है। और इधर चेनफिन मनी मन में कह रहा होता है कि मिस जिंगर एक एम्प्रेस है और फिर भी वो इस तरह का काम करता है। चेनफिन की इस बातों से जिनाना ब्लास्ट करने लगता है और वो कहता है कि मिस्टर चेन बहुत अच्छे हैं,
ओ हाँ मिस्टर चेन, आप थोड़ा आगे बढ़िए, मैं बाहर जाकर झाड़ू लगा देता हूँ। और इधर चेनफेन मन ही मन में कह रहा होता है कि एम्प्रेस क्या करने का कोशिश कर रहा है, क्या किसी का रोल प्ले कर रहा है या फिर हाउस कीपिंग। सीन शिफ्ट होता है चेनफेन के घर के बाहर का सीन दिखाता है और वहीं पे किंग को छुपके से कुछ देख रहा होता है और वहीं पे चेनफेन के घर के अंदर से आवाज आ रहा होता है कि हाँ अच्छे, बहुत अच्छे, हाँ वहीं पे बहुत अच्छे। ये सब आवाज सुन के किंग मन ही मन में कह रहा होता है कि जीना आना का अभी तक समय नहीं हुआ बाहर आने का क्या वो। फिर किंग को इधर उधर घूमने लगता है और वो मन ही मन में कह रहा था कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं। और तभी अचानक से चेनफेन के रूम का दरवाजा खुलता है और वहीं पे किंगू का नजर जाता है और वो जब पीछे मुड़ के देखता है और उस दरवाजे के अंदर से एम्प्रेस जिनाना बाहर निकलता है एकदम खुश मजाज से। किंगू पेड़ के पीछे से ये सब कुछ देख रहा होता है और उसके पास से जिनाना गुजर जाता है और उसका कल्टीवेशन सेंड किंग के मिड स्टेज तक पहुंच चुका होता है। और इधर एम्प्रेस खुद ही खुद से कह रहा होता है कि मैंने ये उम्मीद नहीं किया था कि मिस्टर चेन इतना ज्यादा अच्छे हैं। एम्प्रेस मन ही मन में कहता है कि मैं यहाँ पे जरूर वापस आऊंगा, मैं सेंड किंग पीक पे बहुत ज्यादा करीब हूँ। किंगू पेड़ के पीछे छुपके से जीनाना को जाते हुए देखता है और वो मन ही मन में कह रहा था कि जीनाना लून सिटी को कंट्रोल करने के लिए नहीं गया था, वो वापस क्यों आ गया। सीन शिफ्ट होता है चेनफेन के रूम के अंदर का सीन दिख रहा था जहाँ पे चेनफेन अपने कपड़े ठीक कर रहा होता है और वो कह रहा था कि ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, मैं जिनाना से ये उम्मीद नहीं किया था कि उसका टेक्निक इतना ज़्यादा अच्छा होगा। अगर एम्प्रेस खुद इस तरह का सर्विस दे तो जिंदगी में कोई रिग्रेट नहीं है मेरा। और तभी अचानक से किंगू चेनफेन के रूम का दरवाज़ा खोलता है और वो क्या देखता है कि सामने चेनफेन अपने कपड़े ठीक कर रहा होता है। और चेनफेन की ये हालत देख के किंगू कहता है कि मिस्टर चेन आप। और किंगू को यहाँ पे देख के चेनफेन कह रहा था कि किंगू कहते कि तो ये बात है, मुझे पता होना चाहिए था जब मैंने पहली बार आपको और जीनाना को हर समय एक साथ देखा था। चेनफेन कहता है कि नहीं रुको, तुम जो सोच रहे हो वो बिल्कुल भी नहीं है। किंगू वहां से रोते हुए चेनफेन को अलविदा कहते हुए चला जाता है और ये देख के चेनफेन कह रहा था कि किंगू रुको, मुझे सिचुएशन को समझाने दो किंगू। सीन शिफ्ट होता है एक अंधेरी घने जंगल को दिखाता है और वहीं पे एक लड़का होता है और एक छोटी सी लड़की को दिखाई जाती है। भाई वो लड़का कह रहा था क्या अजीब है, इस अंधेरी बेरियल हिल के अंदर एक औरत कैसे रो सकता है। और उस लड़के की ये बातें सुन के वो छोटी सी लड़की कह रही होती है कि मिस्टर आप ऐसे डराइए मत मुझे। और फिर अचानक से उस लड़के का नजर झड़ियों के पीछे जाता है और वो जब झड़ियों के पीछे देखता है एक बहुत ही सुंदर सी लड़की रो रहा होता है और हमें दिखाता है कि वो लड़की कोई और नहीं किंगू होता है। वो लड़का किंगू की सुंदरता को देख के मन ही मन में कह रहा होता है कि इस बेरियल हिल के अंदर इतना सुंदर महिला क्या कर रहा है, मैं तो प्यार में पड़ गया। फिर वो लड़का किंगू के सामने आता है और वो कह रहा होता है कि गुड इवनिंग माय लेडी। फिर हमें पता नहीं उस लड़के को कहाँ से एक फ्लावर मिल जाता है और उस फ्लावर को अपने मुंह में घुसाते हुए छपरी अंदाज में कह रहा होता है कि इस गहरी रात में एक सुंदर महिला इस बैरन हिल के अंदर रो क्यों रहा है, क्या आप मुझे बता सकते हैं माय लेडी, मैं आपके लिए जस्टिस ला सकता हूँ। उस छपरी की ये बातें सुन के किंगू पीछे मुड़ के जाते हुए कहते कि मुझे परेशान मत करो, आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है मुझे, इमोशनल डैमेज। पर हम देखते हैं कि वो बेशरम लड़का अचानक से किंगू के हाथ को पकड़ लेता है और वो कह रहा होता है कि मिस थोड़ी देर रुक जाइए, मैं एक अभिमानी मार्शल आर्टिस्ट हूँ सेंट ड्रिलम का, मुझे परवाह नहीं किसने आपको बुली किया है, मैं आपकी जरूर मदद करूंगा और उस दुष्ट इंसान का जरूर सबक सिखाऊंगा। उस छपड़ी की ये बातें सुन के किंगू कहता है कि पहले खुद को देखो, दूसरे के साथ कैसे बातें किया जाता है वो पहले सीखो। और तभी अचानक से किंगू करते हुए वहीं पे चेनफेन आ जाता है और वो सीधा जाके उस लड़के के गालों पे एक मुक्का मारता है और चेनफेन के उस मुक्के की वजह से वो लड़का बहुत दूर जाके गिरता है। हम उस लड़के को देखते हैं जो चेनफेन के अटैक की वजह से उसका हालत बहुत बुरा हो गया होता है और वो एक पेड़ के सहारे बैठा रहता है और वो मन ही मन में कह रहा होता है कि ये असंभव है, मैं एक सेंट रिलम का कल्टीवेटर हूँ, एक मेरा 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्डियन, 5 इंटरनल और 6 होलो अर्जुन उसके अटैक की वजह से चूर चूर हो चुका है और वो इंसान मेरे शरीर के अंदर जो पैटर्न छोड़ा है वो बहुत ही अजीब है, मेरा खुद का ट्रीटमेंट इसके ऊपर काम ही नहीं कर रहा है। हमें चेनफेन को दिखाया था जो अपने हाथ से कुछ कर रहा होता है और वो किंगू को पूछ रहा था किंगू उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं है ना। और ये बातें सुन के किंगू थोड़ा ब्लास्ट करते हुए मन ही मन में कह रहा होता है कि मिस्टर। और तभी वहीं पे अचानक से कोई एक इंसान आ जाता है और वही लड़का वो छोटी सी लड़की को कह रहा होता है चिल्लाते हुए कि तुम दोनों डिसाइपल, तुम दोनों का हिम्मत कैसे हुआ मिस्टर चेन को कोई रेस्पेक्ट ना दिखाने का, तुम अनग्रेटफुल बच्चे। और ये देख के चेनपेन मनी में कह रहा था कि हाँ एल्डर जियांग उन दोनों डिसाइपल के पास जाता है और उन दोनों को जबरदस्ती घुटनों के बाल बैठा देता है और वो कह रहा था कि तुम दोनों का अभी भी हिम्मत कैसे हुआ मिस्टर चेन के और मिस्टर या के सामने खड़ा होने का, जल्दी से माफी मांगो। फिर वो दोनों एक साथ कहते हैं कि मिस्टर चेन, मिस या, हमें माफ कर देना, हम गलत थे। चेनफेन उन तीनों के पास आता है और वो कह रहा होता है कि एल्डर जियांग
ये दोनों आपके डिसाइपल हैं? ये सुन के एल्डर जियांग कह रहा होता कि हाँ हाँ, और ये दोनों मुझे ढूंढने के लिए आए थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मिस्टर चेन इन दोनों को माफ कर देंगे। चेनफेन किंग के हाथ को पकड़ता है और वो पीछे मुड़ के जाते हुए कहता है कि एल्डर जियांग, अगर आपके डिसाइपल आपको ढूंढने के लिए आया है तो मुझे यहाँ पे रहने का कोई ज़रूरत नहीं है। किंगू चलो हम चलते हैं। कुछ दूर जाने के बाद किंगू अचानक से चेनफेन से आगे निकल जाता है और उसके हाथ को चेनफेन के हाथ से छुड़ा लेता है। और ये देख के चेनफेन कह रहा होता है कि किंगू थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो कहता है कि मिस्टर, मैंने देखा है जी नाना को आपके रूम से बाहर आते हुए और उसके सारे कपड़े बिखरे हुए थे। किंगू की ये बातें सुन के चेनफेन कहता है कि हाँ नहीं तुम गलत समझ रहे हो, जी नाना मुझे नहाने के लिए मदद कर रहा था। नहीं मेरा पैर धोने के लिए मदद कर रहा था। चेनफेन कहता है कि किंगू तुम अगर मुझे विश्वास नहीं करते हो तो मैं कसम खाता हूँ, अगर मैं किंगू के साथ कुछ भी गलत करता हूँ तो मेरे माथे के ऊपर बिजली गिरेगा और मैं वहीं मर जाऊंगा। चेनफेन की ये बातें सुन के किंगू अचानक से चेनफेन के मुंह को पकड़ते हुए कहते हैं कि ये सब बातें बिल्कुल भी मत कहना, मैं आपको जरूर विश्वास करता हूँ। और तभी अचानक से किंगू चेनफेन को पकड़ने की वजह से दोनों एक साथ जमीन पे गिर जाता है और गिरने की वजह से एक्सीडेंटली दोनों का होंठ एक दूसरे को किस कर लेता है और यही होता है दोनों का फर्स्ट किस। आंखों को आंखों में ढलने तो जरा, धीमी सी धड़कन को भरने तो जरा। और तभी अचानक से किंग को होश आता है और जब उसका होश आता है वो बहुत ज़्यादा शर्मा गया होता है और वो मन में कह रहा होता है कि अरे रुको, ये वही मेथड है ना जिसके वजह से पुरुषों को कंफर्ट मिलता है, बहुत अच्छा महसूस होता है। मैं अब क्या करूं। हम देखते हैं कि किंगू चेनफेन के गोद पे बैठा रहता है और वो कह रहा था कि बात यह है कि वो ये किंगू कहता है कि अब मेरे ऊपर हंस रहे, ये मेरे जिंदगी में पहली बार है। चेनफेन कहते हैं कि ओ अच्छा मुझे माफ करना। किंगू ये कैसा होगा कि अर्थ विलेज के अंदर जितना सारा इंसान है सभी को हम बहुत दिनों के लिए छुट्टी दे दे, इससे क्या होगा कि हम बहुत ज्यादा मजे कर पाएंगे सिर्फ हम दोनों। सीन शिफ्ट होता में एम्प्रेस का जगह का सीन दिखाया था जहाँ पे एम्प्रेस कह रहा होता है कि ईस्टर्न रीजन, साउथ रीजन और नॉर्थ रीजन हमारे चेन डेस्टिनी के अंदर आ गया है। चलो आप सभी बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत किया है, अब पार्टी करते हैं। एल्डर क्यून कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया योर मेजेस्टी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत जल्द सेंट्रल रीजन को भी हासिल कर लेंगे। और वहीं पे एम्प्रेस का सारे सबऑर्डिनेट कहता है कि योर मेजेस्टी आप सिर्फ हमें ऑर्डर दीजिए, आपका सर्वेंट हमेशा रेडी रहेगा बैटल के लिए और हम हमेशा तैयार रहेंगे योर मेजेस्टी के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए। उस सभी का ये बातें सुन के एम्प्रेस जीनाना कहती है कि बहुत अच्छे, अगर ऐसी बात है तो सेलिब्रेशन के बाद जल्दी से 3 आर्मी तैयार करो, अब मैं खुद आर्मी को लीड करूंगा। पर अचानक से वहीं पे एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल के अंदर से किंगू बाहर आता है और वो कह रहा होता है कि रुको। किंगू के यहाँ पे देखे जीनाना कह रहा होता है कि मिस या आप यहाँ पे क्यों आए हैं। किंगू कहता है कि मास्टर ने कहा है कि इस साल उम्मीद से ज्यादा फसल हुआ है और जिसके वजह से सभी को लंबा छुट्टी मिला है। और इधर किंगू की ये बातें सुन के एल्डर क्यून और एम्प्रेस एक साथ कहते हैं कि क्या। किंगू पीछे मुड़ के एम्प्रेस की तरफ देखता है और वो कहते हैं कि ओ हाँ जीनाना, तुमसे कुछ अकेले में बात करना है मुझे। ये सुन के एम्प्रेस कहते हैं कि मेरे साथ। सीन शिफ्ट होता हमें दिखाया था कि किंगू और जीनाना को जो एक प्राइवेट रूम पे बैठा रहता है और वहीं पे जीनाना कह रहा होता है कि मिस या इस रूम पे सिर्फ हम दोनों हैं, आपको क्या पूछना है मुझसे पूछ सकते हैं। किंगू कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं सीधा आपको बता देता हूँ मिस जिंगर, क्या आपको पता है कि आपने एक बहुत ही गहरा गलती किया है। फिर किंगू कहता है कि मिस्टर चेन साधारण इंसान बन के मॉडल की दुनिया में अपना जिंदगी जी रहा है, पर आपने क्या किया, उसका एक स्टैचू बना दिया। क्या आपको नहीं लगता कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे? क्या आप इसके बारे में कभी भी सोचा है? किंगू की ये बातें सुन के एम्प्रेस कहता है कि मैं तो ये मास्टर के भलाई के लिए किया था ताकि हर जनरेशन एक्सपर्ट को याद करके रखे। किंगू कहता है कि बुद्धू कह के अगर उनको सच में नाम और किस्मत का चाहत था तो वो तुम्हें दुनिया चलाने का पोजीशन क्यों देता। किंगू की ये सब बातें सुन के एम्प्रेस अपनी जगह से उठता है और वो कहता है कि नहीं, मुझे अभी ऑर्डर देना होगा उस स्टेचू को तोड़ने के लिए। किंगू एम्प्रेस को रोकते हुए कहते हैं कि इसे बनाना या ध्वस्त करना आप लोगों को मिस्टर चेन के रूप में देखने के लिए कैसे कहेंगे। किंगू एम्प्रेस को एक कैलियोग्राफी देते हुए कहता है कि ये मिस्टर चेन तुम्हें देने के लिए कहा है और इस पोएम की मदद से तुम्हें पता चल जाएगा कि उपाय कैसे ढूंढना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम समझ गए होंगे। फिर एम्प्रेस उस पोएम को पढ़ने लगता है। बीता हुआ कल बीत गया तो जल की धारा चली गई, पिछले सुख दुख मिट गया, अच्छे पुराने दिनों को याद करने के लिए आंसू बहाते हो। और ये पढ़ने के बाद एम्प्रेस कहता है कि अब मैं समझ गया। सीन शिफ्ट होता हमें दिखाया था कि आसमान गरज रहा होता है, बिजलियां गिर रहा होता है
और उससे ठीक नीचे हमें जिया को दिखाया जाता है जो अपनी धागे से कुछ बुन रहा होता है और वो कह रहा था कि वो फाइनली आ ही गया। हमें जिया को दिखाया था जो चेनफेन के पास्ट के बातों को सोच रहा होता है और वहीं पे चेनफेन पास्ट में उसको कह रहा होता है कि किसी चीज को सीखने के लिए सबसे कड़ी मेहनत की जरूरत होती है और तुम्हें मेहनत करना तभी पसंद आएगा जब तुम उस काम को पसंद करोगे। जिया चेनफेन के पास्ट के बातों को याद करते हुए कह रहा होता है कि अगर मैं दिल से कल्टिवेट नहीं करता तो मैं आज सेंट रिलम पे ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता। और गाइस किस लोगों को लग रहा है कि जिया इस फोटो में मैच्योर लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताना। और तभी जिया चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि आ जाओ और तभी हेवनली ट्रिब्यूलेशन एक बैरियर में आके गिरता है और उस हेवनली ट्रिब्यूलेशन को उस बैरियर में आके गिरते देख जिया कह रहा होता है कि ये छोटा सा हेवनली ट्रिब्यूलेशन मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। जिया हेवनली ट्रिब्यूलेशन की तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है कि क्या हो गया, क्यों रुक गए, बस इतना ही, क्या तुम्हारे पास इतना ही दम है, ये छोटा सा हेवनली ट्रिब्यूलेशन मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हमें देखा था कि वो हेवनली ट्रिब्यूलेशन यानी वो बिजलियां उस बैरियर के ऊपर गिरते ही जा रहा होता है और वहीं पे जितने सारे लोग थे वो देख रहा होता है। उनमें से कोई कह रहा था कि एक 8 साल के बच्ची ने सेंट रिलम पे ब्रेक थ्रू कर दिया, कितना अमेजिंग। उनमें से दूसरा वाला बंदा कह रहा था कि वाह कितना ज्यादा क्यूट है। उनमें से तीसरा वाला बंदा कह रहा था कि जिया हेवनली ट्रिब्यूलेशन के साथ खेल रहा है। और तभी अचानक से आसमान में एक डेविल क्रिएचर प्रकट होता है और वो जिया के बैरियर को तोड़ देता है। ये सब सिचुएशन देख के हेवनली एल्डर ट्री थोड़ा परेशान हो गया होता है और वो कह रहा होता है कि अच्छा नहीं हो रहा है, हेवनली माइटी को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था, इस सेनु कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत ही खतरनाक क्लाइमेट गिरने वाला है। और ये बातें सुन के वो ड्रैगन वाइन्स कह रहा था कि क्या, और वहीं पे आसमान में रहे उस अजीब से क्रिएचर के मुंह से आग के गोले का बरसात होने लगता है और वहीं पे जिया उस आग के गोले को नीचे आते हुए देख के कह रहा था कि डैम इट, मुझे जो करना चाहिए था मैंने तो वो ही किया। और तभी वहीं पे अचानक से चेनफेन नींद में गाना गाने लगता है और उसके गाने के कारण ब्लू एनर्जी के साथ बहुत सारे सोल्जर रिलीज होते और वहीं पे सभी सोल्जर जितने सारे आग के गोले थे सभी को बर्बाद कर देता है। सामने का ये सब नजारा देख के हेवनली इलेक्ट्रिक कह रहा होता है कि ये आवाज थंडर का है ना, ये तो वही एंशियंट सॉन्ग है, ये छोटा सा लिरिक्स क्या एक महान प्रभावशाली टुकड़ा है। और वहीं पे जिया कह रहा होता है कि मास्टर ने हेवन के साथ युद्ध छेड़ दिया है। चेनफेन के गाने की वजह से एक स्प्रिट औरत निकल आता है और वो सीधा आसमान में रहे उस क्रिएचर की तरफ आगे बढ़ने लगता है और उस अजीब से क्रिएचर को वहीं पे खत्म कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि आसमान साफ हो गया होता है और एक सफेद चांद निकल के आया होता है। आसमान में रहे उस अजीब से पावरफुल क्रिएचर को चेनफेन के हाथों बर्बाद होता हुआ देख के जिया जमीन पे बैठ जाता है और वो कह रहा होता है कि नामुमकिन, मास्टर हेवन के लॉ को भी बदल सकता है। सीन शिफ्ट होता है चेनफेन के घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चेनफेन गहरी नींद में होता है और ठरकियों की तरह हंस रहा होता है ही किंगू। सीन बदलता है, हमें वही 2 नमूनों को दिखाया जाता है यानी वही एल्डर जियांग के 2 डिसाइपल को। वहीं पे वो छोटी सी लड़की कह रही होती है कि मिस्टर क्या आपको कुछ महसूस हो रहा है, और वहीं पे वो लड़का कह रहा होता है कि छे मैंने सीनियर को एक साधारण इंसान की तरह ट्रीट किया है, पता नहीं मैंने कितना बड़ा गलती कर दिया है। एल्डर जियांग कहते कि तुम कभी भी एक्सपर्ट की आंखों से दूर नहीं भाग सकते, वो बस इतना चाहता है कि तुम जीवन भर मृत्यु की तरह जियो। और इधर एल्डर जियांग मन ही मन में कह रहा होता है कि तुम्हारे वजह से ही मुझे अर्थ विलेज से निकाल दिया गया है, मैं कितना ज्यादा अनलकी हूँ जो तुम्हारे जैसे एक बच्चे को मैंने डिसाइपल बनाया। और तभी अचानक से वो छोटी सी लड़की कहती है कि मास्टर आपको तो पता है कि मिस्टर का व्यवहार कैसा है, और सबसे बड़ी बात उसको पता चल गया कि उसका गलती क्या है, तो उसे जाने दीजिए ना और उसको बचाइए। उस छोटी सी लड़की की ये बातें सुन के एल्डर जियांग अपने शराब की बोतल से एक घूंट शराब पीते हुए कहता है कि अब तक तुम अभी भी उदारता की योजना कर रहे हो, तुम लड़की, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुम्हारे वो मिस्टर ने कितना बड़ा गलती किया है। हम जो एक्सपर्ट के बारे में बात कर रहे हैं हमें उसके पावर के बारे में, स्ट्रेंथ के बारे में पता ही नहीं है, वो किस रिलम पे है वो भी नहीं पता। और गाइज यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और गाइज हाँ, इस एपिसोड पे मैंने 4 चैप्टर एक्सप्लेन किया है, तो कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। और वीडियो अगर अच्छा मतलब लंबा वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो लाइक कर देना। और आपको कोई भी पर्सनल ओपिनियन वगैरह देना हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो मैसेज जो भी करना है करो। और हाँ गाइस, कुछ दिनों से ना क्या हो रहा है, मेरा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते ही जा रहा है, ठीक है। अभी मैंने नया माइक खरीदा था, वो भी प्रॉब्लम हो गया। मैंने पिछली बार बताया ना पिछली वीडियो पे कि मेरा माइक खराब हो गया, आज भी खराब हो गया यार, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, तो एडजस्ट करके चलना पड़ रहा है। तो अब भी समझो यार, ठीक है, माफ़ कर देना मुझे वीडियो लेट आने के लिए, तो नेक्स्ट टाइम जल्दी आएगा।